सभी युवा मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर ए.के. मलिक, पूर्व अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, उत्कर्ष परिवार की तरफ से उन सभी अभ्यर्थियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस बार आरएस मेंस का एग्ज़ाम दिया है और कुछ दिनों के पश्चात परिणाम घोषित होगा जिसकी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके परिणाम के बाद अगला फेज आता है आपका साक्षात्कार इंटरव्यू। मित्रों, आज का जो मेरी आपसे गुफ्तगू है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत होकर मैं अपनी बात कहने आया हूं, वो ये है कि पत्रिका के माध्यम से ये पता चला कि राजस्थान सेवा आयोग ने, आरपीएससी ने, इस बार आरएस के इंटरव्यू में एक पैनल में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो आरपीएससी का पैनल होता है आरएस का, उसमें 3-4 एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें आरपीएससी के माननीय सदस्य भी होते हैं और बाकी विषय विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और शैक्षणिक अधिकारी, शिक्षाविद उसके अंदर होते हैं। बहुत पहले, जब मैं बात कर रहा हूं आज से 15-20 साल पहले की, जब आरएस के पैनल में एक मनोवैज्ञानिक आवश्यक रूप से होता था, लेकिन कुछ समय के बाद आरपीएससी ने निर्णय लिया कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक को शिक्षाविद के रूप में तो ठीक है, आप बुलाया गया, लेकिन एज ए स्पेशल मनोवैज्ञानिक रूप से उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन अब की बार मैं आभारी हूं आरपीएससी के चेयरमैन सर का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हमें आरएस के बोर्ड में एक मनोवैज्ञानिक का होना आवश्यक है। अब मनोवैज्ञानिक का होना आवश्यक क्यों है, इसकी बात करते हैं। ये आपके अखबार की न्यूज़ है जो कि राजस्थान पत्रिका की मैं आपके समक्ष लाया हूं। इन्होंने कहा कि 40% अभ्यर्थी घबराहट होती है, 25% अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, 10% में चलता है विचारों का द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट, 15% में व्यक्तित्व विकास की कमी होती है, उनको अपनी पर्सनैलिटी को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते, 10% होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण के साथ अपना इंटरव्यू, साक्षात्कार प्रॉपर नहीं दे पाते। अब इधर देखिए, यह जरूरत क्यों है मनोवैज्ञानिकों की। आरपीएससी ने यह सोचा कि हमें ज्ञान के साथ क्या देखना है, अभ्यर्थी के विचारों का मूल्यांकन, तर्क वितर्क की शक्ति को पहचानना, साक्षात्कार के दौरान मनोभाव का आकलन करना, प्रशासनिक क्षमता को परखना, साक्षात्कार के दौरान घबराहट आत्मविश्वास को जानना, वैचारिक संतुलन को परखना। इससे फायदा क्या होगा, अभ्यर्थियों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर सकेंगे करियर में, नौकरी के दौरान कर सकेंगे समस्याओं का समाधान, भाषा कौशल और संवाद क्षमता में होगी वृद्धि, प्रशासनिक निर्णय क्षमता में मिलेगा फायदा। तो जो आपके सामने समाचार है, इसके अनुसार आरपीएससी ने मनोवैज्ञानिक को क्यों रखा, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूंगा। वास्तव में जो साक्षात्कार है, मैं मानकर चलता हूं ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट, ज्ञान का टेस्ट, विषय का टेस्ट तो आपका रिटर्न में हो चुका, वो तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, तभी आप अगले पायदान पर साक्षात्कार के पहुंचे हो। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार एक परीक्षण है आपके व्यक्तित्व का, यह परीक्षण है आपके व्यवहार का, यह परीक्षण है आप चीजों को किस प्रकार से उनका सामना करते हो, यह बोर्ड देखना चाहता है। क्यों? एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर उसको फील्ड वर्क भी करना है, उसको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी करना है, लोगों की समस्याओं को सुनना भी है, समाधान भी करना है, निर्णय भी लेने हैं, अकस्मात निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति आती है। इन सबको देखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक को आरपीएससी के आरएस के बोर्ड में रखा गया। मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि आरपीएससी के जो पुलिस के एसआई के इंटरव्यू होते हैं, उसमें एक मनोवैज्ञानिक शुरू से मस्ट है, होना चाहिए, यह परंपरा शुरू से चल रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक को अब दोबारा जोड़ा गया। इसके लिए वास्तव में आरपीएससी प्रशंसा की और बधाई की पात्र है। अब
हम यहां पर क्यों मनोविज्ञान को रखा है? मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान को अगर मैं परिभाषित करूं तो मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन करता है और कुछ नहीं है। पहले कहते थे मन, माइंड, फिर माइंड शब्द को हटा दिया गया। यह मनोविज्ञान का अपना इतिहास है। आज हम मनोविज्ञान को कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, और यह व्यवहार ही है जो हमें हर जॉब के लिए, हर काम के लिए हमें सफलता के पादान पर चढ़ाता है। और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए उसका व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसा व्यवहार करेगा उसी प्रकार का समस्याएं हो जाती है। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो लोग उसके शव को लेकर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं, और उनकी कुछ डिमांड होती है, मांग होती है कि उसको अरेस्ट करो, इतना कंपनसेशन दो। वहां पर जो अधिकारी हमारे पहुंचते हैं, आरएस अधिकारी या दूसरे पहुंचते हैं, उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको तनाव को कैसे अपने प्रबंधन करना चाहिए, इन सब को देखने के लिए कौन काम करेगा? मनोवैज्ञानिक। इसलिए आरपीएससी ने एक बदलाव के तहत अब की बार जो आप इंटरव्यू फेस करोगे उसमें एक मनोवैज्ञानिक भी होगा। अब एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे बात करना चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिक वहां पर क्या देखता है, हम वहां पर किस चीज को स्टडी करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है तनाव व उसका प्रबंधन। तनाव क्या है? जब आप असहज हो जाते हो तो आपके अंदर एक तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है, और उस तनाव में आप अपने आप को कैसे निकालते हो, उसका प्रबंधन कैसे करते हो, बोर्ड ये देखने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? वो वहां पर आपके सामने कोई सिचुएशनल से डाल देंगे, कोई स्थितिजनक अवस्था डाल देंगे और कहेंगे कि इस अवस्था में आप क्या करेंगे। अब यह सवाल ये नहीं है कि हम एक वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पर आपका क्या विचार है, यह तथ्यात्मक नहीं है। हमने सिचुएशन डाली और आपके अंदर एक तनाव पैदा किया, उस तनाव में आप अपने आप को कैसे बाहर निकालते हो, इसका मनोवैज्ञानिक जो है वो देखने का प्रयास करता है। निर्णय लेने की क्षमता, आप किस प्रकार सिचुएशन में निर्णय लेते हो? क्या आपका निर्णय तर्कसंगत है? क्या आपका निर्णय इस प्रकार का आपने जल्दी में जवाब दे दिया कि जिससे लगा कि इससे समस्या कम नहीं बल्कि बढ़ेगी? वह आप किस प्रकार आपके निर्णय लेने की क्षमता है उसका अध्ययन होगा, क्योंकि इंटरव्यू जो है आरपीएससी में 18 से 20 मिनट का होता है, और उस 18 से 20 मिनट के अंदर, मतलब ये टाइम फिक्स नहीं है, घड़ी देखकर नहीं बैठते, लेकिन सामान्यतः 18 से 20 मिनट का होता है, और उसमें आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण होता है, और उसके विश्लेषण में आप किस प्रकार से निर्णय लेने की आपकी क्षमता है इसकी भी परख की जाती है। सांवेगिक बुद्धि, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आप क्या है। बुद्धि लब्धि तो आईक्यू तो आप में है, इंटेलिजेंट आप हो। अगर आईक्यू ना होता तो रिटर्न कैसे पास करते? आईक्यू ना होता तो पहला पादान आपने प्री दिया, प्री के बाद आपने मेंस दिया, और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद आप आए हो, तो आप में मेहनत है, करने की क्षमता है, आप में आईक्यू है। लेकिन हम वहां पर आईक्यू नहीं, हम वहां देखना चाहते हैं आपकी सांवेगिक बुद्धि। अब सांवेगिक बुद्धि क्या है? अगर मैं इस पर बात करना चाहूं तो बहुत लंबा टॉपिक होता है, लेकिन मैं चंद पॉइंट्स में आपको इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। सांवेगिक बुद्धि में 5 कंपोनेंट, 5 भाग हम लोग एम्फेसाइज करते हैं। क्या आप अपने इमोशन को पहचानते हो? क्या आप अपने इमोशन को, अपने संवेग को पहचान कर उसे नियंत्रित करते हो? क्या आप दूसरे के इमोशन को पहचानते हो, सामने वाले के संवेग को पहचानते हो? क्या आप अपने को स्व अभिप्रेरित करते हो? डू यू सेल्फ मोटिवेट? डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? क्या अपने को अभिप्रेरणा आप स्वयं देते हैं? और 5वां है परानुभूति, इंपैथी, कि हम किस प्रकार इंपैथी विकसित करते हैं। मैं आपको बताऊं, अब आपको सवाल पूछा, आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि बहुत सी बार बोर्ड
परेशान करना नहीं चाहता। बोर्ड कभी भी बच्चे के प्रति नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा फ्रेंडली बोर्ड होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे की क्षमताओं को हम बाहर निकालें, ना कि हम उसकी ऋणात्मकता लगता है कि नहीं पॉइंट आता, हम आगे बढ़ जाते हैं, उस पर ज्यादा नहीं करते। लेकिन कभी कभी आपके व्यक्तित्व को देख लीजिए कि मनोवैज्ञानिक क्या करता है, वो आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि आपको गुस्सा आ जाए, आप में एंगर पैदा हो जाए, आप में घबराहट पैदा हो जाए, आप में भय पैदा हो जाए। अब आपके अंदर गुस्से का इमोशन, भय का इमोशन पैदा हुआ। अगर आपने उस अपने संवेग को पहचान लिया उसी समय, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो साक्षात्कार देना है, मुझे तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करूंगा, मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा, उस भय को कंट्रोल करूंगा, और अगर मैंने नियंत्रित कर लिया तो मेरा आउटपुट अच्छे से अच्छा आएगा। तो बोर्ड क्यों, सिचुएशन यही है, आप आरएस अधिकारी बन गए, आपके सामने पब्लिक खड़ी है, उनकी कोई डिमांड है, मान लीजिए वह मांग आपको उचित नहीं लगी और आपके अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उस क्रोध में, गुस्से में आप उस पब्लिक के सामने कुछ बोल गए, तो समस्या बिगड़ेगी, ना कि उसका समाधान होगा। तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है, जो प्रार्थी सामने बैठा है, अभ्यर्थी जो है, उसके अंदर इमोशन को कंट्रोल करने की उसकी क्षमता कितनी है, क्या वो दूसरे के इमोशन को समझ सकता है। कभी कभी हम मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, कभी कभी हम सरप्राइज भी व्यक्त करते हैं, कभी कभी गुस्से में बोल जाते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने हमारे इमोशन को समझा, और इमोशन को समझा तो आप उसको किस प्रकार से उसको टैकल कर रहे हो। स्व अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा जो है वह बाहर से भी मिलती है और अंदर से भी मिलती है। बाहर का मतलब जब आपको कोई प्रशस्ति पत्र मिलता है, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय आपका सम्मान करते हैं, आपको कोई मेडल शील्ड मिलती है, आपको कोई इंसेंटिव मिलता है, ये मोटिव जो है, मोटिवेशन एक्सटर्नल है, बाहरी है। स्व अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करें, समाज आपको कुछ कहे या ना कहे, आपकी शाबाशी कहे ना कहे, आप अपनी पीठ खुद थपथपाओ, यस आई हैव डन इट, मैंने ये किया। हम ऐसा ऑफिसर चाहते हैं जहां जो फील्ड पर जाते अच्छा काम करता है, तो उसके अंदर अपने को जो मोटिवेशन, जो उसको, अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं, आत्मसंतुष्टि, जो उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह उसके मनोबल को बढ़ाती है और वो और अच्छे से अच्छा काम करता है। अब मैं आपको स्व अभिप्रेरणा में सिंपल सा बताऊं, आप क्रिकेट का मैच देखते हो, जब क्रिकेट में एक बॉलर विकेट लेता है तो बाकी खिलाड़ी दौड़ कर आते हैं, उसको गले लगाने, ताली बजाने करते हैं, लेकिन जैसे ही बाकी खिलाड़ी आने से पहले अंपायर उंगली उठाता आउट, जो बॉलर है कभी उसका रिएक्शन देखना, उसका रिएक्शन क्या आता है, हाँ हू करता है कि नहीं, वो जोश में आ जाता है। ये जो हाँ हू कर रहा है वो अपनी अच्छी बॉल के लिए अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा है, और अगर उसने स्व अभिप्रेरणा उसमें मिली तो अगली बॉल भी अच्छी फेंकेगा। इसी प्रकार हम देखना चाहते हैं, क्या अधिकारी बाहर की प्रशंसा में बिलीव करता है या अपने के अंदर खुद को मोटिवेट करता है। और पांचवां सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, परानुभूति। परानुभूति का मतलब है पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझना। अब अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बांध टूट गया, कहीं समस्या हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो आप क्या करेंगे। अब इंपैथी, परानुभूति का मतलब है कि अब मैं सोचूं कि अगर मैं उस बाढ़ में फंसा होता तो मेरे अधिकारी मेरे लिए क्या करते। यह भाव आप में है कि नहीं, क्योंकि परानुभूति होगी तो आप लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं। फिर हम देखने का प्रयास करते हैं समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का यहां पर मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ फिलॉसफी से नहीं है। जैसे मैंने कहा कि समय प्रबंधन मैं कहां से पिक करूंगा, कहां से आपका देखूंगा, कोई मैंने ऐसे राइटिंग तो है नहीं वहां पे कितने घंटे में लिखो। अब समय प्रबंधन क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका इंटरव्यू 18 से 20 मिनट का होगा। अब सवाल पूछा आपसे एक कि आप इस पॉलिसी के प्रति सहमत हैं या असहमत हैं। अब केवल आपसे पूछा, आपने उसकी पूरी हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी। हमने हिस्ट्री तो पूछी नहीं, हमने तो ये पूछा कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। यस सर आई एग्री, व्हाई यू एग्री, अब आप जवाब दीजिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, एक सवाल का जवाब इतना लंबा कर देते हैं तो बोर्ड को कहना पड़ता है कि अरे भाई रुको, आगे
अगला सवाल हमारा ये है। तो यहां से पता चलता है कि आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, आपके आंसर टू द पॉइंट हैं या नहीं। इससे हम समय प्रबंधन को भी देखते हैं। विचारों की सार्थकता। हम यहां पर विचारों की सार्थकता का मतलब यह है कि आपके विचार लॉजिकल है या इलॉजिकल है। बहुत सी बार क्या होता है कि आपके जवाब होते हैं लेकिन वो जवाब तर्कसंगत नहीं होते हैं। तो अगर आपके जवाब तर्कसंगत नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर निर्णय की क्षमता भी कमजोर है और आपके विचार भी प्रॉपर नहीं है। स्थितियों को हैंडल करना, जैसे मैंने आपको बताया कि स्थिति को हैंडल करना, अभी अब मैंने बताया आग लग गई, बाढ़ आ गई, ये समस्या हो गई, आप बिल्डिंग में बैठे, छत गिर गई, अब आप क्या करेंगे? या एक सिचुएशन आ गई, एक स्मगलर है, वो ये काम किया, ड्रग एडिक्ट का मामला है, स्कूल के अंदर प्रॉब्लम आई, आप कैसे करेंगे? उन स्थितियों को डालकर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, इसे भी इंटरव्यू में मनोवैज्ञानिक देखता है। आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, जैसे मैंने लास्ट में बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज, उससे पता चलता है आपके बोलने का तरीका, आपके शब्दों का चयन, आपका कम्युनिकेशन कितना प्रॉपर है, आप क्या आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर देखा जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। द्वंद्व व विरोधाभास, बहुत सी बार द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है जहां दो चीज आपके सामने हो और उन दोनों में आपको एक का सिलेक्शन करना हो, वहां द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। तो आप उस द्वंद्व को किस प्रकार से टैकल करते हो, ये वहां पर देखते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि 1 तारीख को सेम टाइम सेम डेट आपके 2 इंटरव्यू हैं, एक आरएस का, एक और, तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? अब यहां पर द्वंद्व पैदा हो गया, टाइम 1, डेट 1, दिन 1। अब आपको क्विकली वहां पर अपना बताना है, उस द्वंद्व का समाधान करना है, ये वहां पर बोर्ड देखने का प्रयास करता है। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है कि कभी कभी आपके आंसर, आप तो फ्लो में बोलते चले जाते हो। हम लोग प्रश्नों को, एक ने पूछा, 10 मिनट के बाद उसी प्रश्न की मैं भाषा बदलकर दूसरा उसी को नया जामा पहना दूंगा, अर्थ वही होगा लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। पहले आपने कहा हां मैं सहमत हूं और बाद में कहा नहीं नहीं सर ये तो गलत है, पहले सही बाद में गलत, ये विरोधाभास है। बोर्ड वहां पर यह नोट करेगा कि आपके अगर विरोधाभास है तो इसका मतलब आप अच्छे ऑफिसर बनने की क्षमता नहीं रखते हो, क्योंकि वो ऑफिसर जो विरोधाभासी निर्णय लेगा वो किस प्रकार से प्रशासन करेगा, यह दिक्कत आती है। फिर समस्या केंद्रित, जैसे मैंने आपसे कहा समस्याएं आपको प्रस्तुत की जाएंगी और आपको उनका समाधान बताना पड़ेगा। शरीर की भाषा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सी बार मनोवैज्ञानिक आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपकी पर्सनैलिटी को देखने का प्रयास करता है। मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग जब बैठ जाते हैं तो उनके हाथों की उंगलियां यूं यूं चलती रहती हैं, वो यूं यूं करते रहते हैं। अब आपको तो पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये तनाव शो कर रहा है, ये आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। बहुत से बच्चे घुटनों पर हाथ रखकर सीधे बैठ जाते हैं तनाव की स्थिति में। अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो मैं प्रश्न का उत्तर आई टू आई, आंख से आंख मिलाकर बात करता हूं। देखिए, अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मेरे में आत्मग्लानि सामान्य जीवन में, तो मैं अपने माता पिता, अपने परिवार से आंख नहीं मिलाता हूं, मैं आंख अवॉइड करके बात करता हूं। कहते ना कि पुलिस को देखकर चोर के चेहरे का रंग उड़ गया, जो चेहरे का रंग उड़ना का मतलब उसके चेहरे पे घबराहट आ गई। ये बॉडी लैंग्वेज आपके वहां व्यक्तित्व को दर्शाएगी। तो अब हमें अपने को संतुलित करके, अब बॉडी लैंग्वेज कब प्रॉपर होगी? जब आप में आत्मविश्वास होगा, आप में निर्णय लेने की क्षमता होगी, आप तनाव को झेलने का, आपके अंदर प्रबंध करने का बलबूता होगा, जब आप समय का टू दी पॉइंट अपने आंसर देंगे। यही व्यवहार है जिसको एक मनोवैज्ञानिक वहां पर बैठकर देखता है। मैं यहां पर एक चीज और कभी कभी आपके सामने आकर बात करूंगा। किसी भी तथ्यात्मक सवाल पर अगर नहीं आता तो हम सॉरी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, मुझे नहीं आता। लेकिन अगर सिचुएशनल क्वेश्चन है, वहां पर आप सॉरी नहीं कह सकते, इसका मतलब आप समस्या से भाग रहे हो। अब आग लग गई, आप क्या करोगे बिल्डिंग में? सर मेरे को नहीं मालूम, इसका मतलब आपके अंदर निर्णय लेने का क्षमता है ही नहीं है।
बोर्ड यही देखने का प्रयास करता है कि आप किस प्रकार से करते हो। तो सिचुएशनल क्वेश्चन को हमें मनोवैज्ञानिक देखता है। आप सुनिए और निर्णय लीजिए और उसको बताइए। इस पर अगर आप सॉरी कहते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व का एक ऋणात्मक भाग होगा कि आपने उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया। तो आज मैंने केवल संक्षेप में यह बताने का प्रयास किया कि आरपीएससी ने जो मनोवैज्ञानिक को बिठाने का निर्णय लिया है उसके पीछे तर्क क्या है, उद्देश्य क्या है, लॉजिक क्या है और हमें किस प्रकार से अपने बिहेवियर को करना है ताकि हमारा साक्षात्कार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। मैं आशा करता हूं कि आपके जब परिणाम घोषित हो जाएंगे उसके बाद जो मॉक इंटरव्यूज होंगे उसमें जब आप लोग आओगे तो इन सब चीज़ों को आपको और विस्तार से बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय।